आ जाओ समझो, सुना जाएगा तुम सभी जो भी पढ़ाया जाएगा। कल की क्लास में ना हमने पता क्या समझा भाई, कल की क्लास में हमने समझ लिया पर्वत क्या हो, पर्वत को अच्छी तरह हमने समझ लिया और सारे डायग्राम तुम्हें बनाने को दिए थे, ठीक, और बना भी लिए होंगे, तुमने याद भी कर लिए होंगे, और मैं पूछ भी सकता हूँ अभी, याद रखना बात क्या। आज की क्लास में हम क्या समझने वाले देख लो। आज की क्लास में समझने वाले पठार। तो पठारों को ना पहले समझते पठार किसे कहते हैं, प्लेट्स कैसे किसे कहते हैं, प्लेट्स। दूसरा नाम इनका, इन्हें बोलते हैं एलिवेटेड टैबलैंड, एलिवेटेड टैबलैंड, ये नाम ऐसे कह सकते हैं। वो क्या है, एक प्रकार की ऊपर प्लेट्स, ठीक है, क्या नाम है, प्लेट्स, ठीक। अब इसे प्लेट्स कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं इसे पठार। तो बार बार मैं पठार यूज करूंगा, पठार मुझे अच्छा वर्ड लगता है, समझ में आई बात है। अब पठार क्या हो, पठार को समझते हैं, किस चीज को हम पठार कहते हैं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। बताओ क्या हो पठार। ऐसे करके पर्वत देखा था कल तुमने, पर्वत अगर उसकी चोटी को ऊपर से काट दो ना तो जो बनता होगा, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, पठार। पठार की सामान्यतः ऊंचाई 500 मीटर से कभी ज़्यादा होती नहीं, याद रहिए बात है। पठार जो हो ना उसकी सामान्यतः है जो ऊंचाई हो ना वो कभी भी 500 मीटर से ज़्यादा होती ही नहीं, बिल्कुल भी। इसी चीज़ को हम पठार कहते हैं, क्या कहते हैं, पठार। और ये बात हमने तुमको कल समझाई थी कि भैया ये हमारे पास अर्थ, इस अर्थ के 41% हिस्से, कितने परसेंट हिस्से पर, 41%, 41% हिस्से पर क्या मौजूद हो ना, बताओ, मैदान मौजूद है, याद रहेगी। उसके बाद 33% हिस्से पे क्या मौजूद है, पठार। और जो बाकी बच जाएगा 26% पे क्या बैठेगा, पर्वत, ठीक। तो यहां से भी एक सवाल बन सकता है, याद रखना, कोई प्रॉब्लम। और कहां से सवाल बनने वाला, पहली बात पठार किसे कहते हैं, नोट्स तो होगा तुम्हारे पास, वहां ऐसा करके परिभाषा लिखवा रही कि वह स्थलखंड, स्थलखंडी तो एक प्रकार का जो हमारी भूमि है, ठीक, उसका ही तो भाग हो प्रकार का, तो स्थलखंड हो एक प्रकार का जिस पर हम रह रहे, इस स्थल, वह स्थलखंड, स्थलखंड का वो भाग, ठीक, दे लिखे रखनी, परिभाषा पढ़ो। स्थल भाग, वह स्थल भाग जो आसपास के क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में, आसपास के क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में ऊंचे होते हैं। ऊंचाई लगभग कितनी हो, 500 मीटर, कितनी मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई नहीं होने की, याद रखना। फिर पठार नहीं क्या लेने का, बिल्कुल भी पर्वत की कैटेगरी में चला जाएगा, याद रहेगी बात है, ठीक है, ये भी सही है यहाँ तक। अब सवाल है ये जो पठार हो, पठार की परिभाषा पता लग चुकी, क्या हो, स्थलखंड का वह भाग जो अपने आसपास के स्थानों से उच्चा हो, वो जो उच्चा होगा उसे क्या बोलते हैं, पठार। लेकिन पठार की क्वालिटी हो, जो पठार हो, दुनिया में जितने भी पठार, ये हमेशा किससे मिलकर बनते हैं, रोक्स, रोक्स, रोक्स मतलब चट्टान, या सेल कह दो, सेलों से निर्मित होते हैं, सेलों से बनते हैं, ये खास बात है। अब जो चट्टान, वे भी चट्टान, जैसे कौन कौन सी चट्टान से बन सकते हैं, ग्रेनाइट की चट्टान से बन सकते हैं, किसकी बताई थी मैंने पिछली चट्टान वाले चैप्टर में, ग्रेनाइट की चट्टानों, बेसाल्ट की चट्टानों से बन सकते हैं, किसकी चट्टानों से, बेसाल्ट की चट्टानों से बन सकते हैं, याद रहिए बात है। दोबारा पठार की परिभाषा याद होगी, क्या हो पठार, पता लग चुका, वह स्थलखंड जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा होगा, ठीक, ऊंचा होगा, और जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 500 मीटर से कम होगी, याद रहेगी, उसे क्या कहते हैं, पठार। और जो पठार होगा वो किससे निर्मित होगा, सेलों से, सेल्स, रॉक्स कह दो, चट्टान कह दो, उससे निर्मित होगा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान हुई, बलुआ पत्थर हुआ, सही बात है, इन सबसे निर्मित होगा। ग्रेनाइट की चट्टान, बेसाल्ट की चट्टान, बलुआ पत्थर, इन सबसे निर्मित जो बनते हैं उसे हम पठार कहते हैं। बात समझ में आई है, ठीक। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये हो, पठार तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, पठार तो बहुत सारे हो जाएंगे। आपने कहा क्या तुम्हें ग्रेनाइट की चट्टानों से बनते होंगे, बेसाल्ट से बनते होंगे, ज्वालामुखी से जो लावा निकल रहा है उससे भी बनते होंगे, ठीक। ऐसा करके तो बहुत सारे ज्वालामुखी हो जाएंगे, बहुत सारी चट्टान हो जाएंगे पठार। तो हम क्या करेंगे, जब किसी चीज़ों का ज़्यादा हो जाना, कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उसका कैटेगराइजेशन कर लेकर, क्लासिफिकेशन कर लेकर, उसको बांट दो, अलग कैटेगरी के एक तरफ रखो, अलग कैटेगरी को एक तरफ रखो, अलग कैटेगरी के एक तरफ रख दो। इसलिए हम क्या करते हैं, जब संख्या ज़्यादा हो जाती है कि कौन कौन सा पठार किस तरह का, अगर कुछ सेम फीचर्स दिखाई देंगे उसे अलग कैटेगरी में डाल देंगे, सेम फीचर दिखाई देंगे अलग कैटेगरी में डाल देंगे, सेम फीचर्स दिखाई देंगे अलग कैटेगरी में डाल देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अब ना दुनिया में जितने भी पठार उन्होंने उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं।
लेकिन प्रत्येक वर्गीकरण का एक आधार हो, पता दूं मैं, प्रत्येक वर्गीकरण का, प्रत्येक क्लासिफिकेशन का एक बेस हो, आधार हो। सवाल है हम इसे बांट तो लेते हैं, किस बेस पर बांटते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और यहीं से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, आओ बांट लेते हैं। चलो अब पठारों का वर्गीकरण, पठारों का, ये है हमारे पास पठार, पठारों का वर्गीकरण, ये क्या भला हो, आओ समझते हैं। पहले नंबर पर आओ, दो भागों में बांट रखा है ना, ये 4, 3 भाग है, 4 भाग, ठीक, 3 भाग हो गए। पहले नंबर का बताओ, पहले नंबर का निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण यानी यार पठार बना कैसा, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, बेसिस ऑन द जेनेटिक ऑर्डर, बेसिस ऑन द जेनेटिक ऑर्डर प्रोसेस। दूसरे नंबर का बताओ आकृति के अनुसार, यार उस पठार में जो उसकी आकृति कैसी होगी, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर। यार तीसरे नंबर का बताओ क्या होगा, तीसरे जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, यार वहां की जलवायु कैसी होगी, बेसिस ऑन द क्लाइमेट, बेसिस ऑन द सेफ, याद रहेगी बात है, बेसिस ऑन द सेफ, बेसिस ऑन द जेनेटिक ऑर्डर प्रोसेस, जेनेटिक ऑर्डर प्रोसेस, बेसिस ऑन द क्लाइमेट, याद रहेगी बात है, क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट कर लो कोई प्रॉब्लम। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले, इसके अंतर्गत पूरी दुनिया में जितने भी पठार जब वे बने होंगे, तो जब कोई पठार बनेगा ना उसे 4 कैटेगरी में बांट सको हम, 3 कैटेगरी लिखवा दी थी मैंने, 4 कैटेगरी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। अच्छा इसके अंदर भी कैटेगराइजेशन कर रखा है, कुछ पठार तो ऐसे होंगे जो अंतर्जात शक्तियों के आधार पर बनते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अंतर्जात शक्तियों के आधार पर बनते होंगे, अंतर्जात शक्ति मतलब अंतर्जात बल के आधार पर बनते होंगे। दूसरा बहिर्जात, बहिर्जात बल के आधार पर बनते होंगे। इसे क्या बोलते हैं, अंतर्जात को, अंतर्जात को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, इसे बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, याद रहिए बात है। अब अंतर्जात बलों के आधार पर जो पठार हो उसे हम 4 भागों में बांटते हैं, कितने, 4 भाग है ना, आ जाओ समझते हैं। अंतर्जात शक्तियों के आधार पर जो पठार, ध्यान से समझते हैं अच्छे तरीके से, फिर एक एक करके पढ़ेंगे हम इसे। पहले नंबर पर हमारे पास अंतः पर्वतीय पठार। दूसरे नंबर बताओ कौन सा था, महाद्वीपीय पठार, ये ना। तीसरा कौन सा, गिरिपदीय पठार। अच्छा और बताओ, ज्वालामुखी पठार। यही तो पढ़ना, यही तो पेपर में सवाल आते हैं, ये तो सवाल आते हैं। नूचा कौन सा अंतः पर्वतीय पठार, कौन सा हमारे पास महाद्वीपीय पठार, कौन सा हमारे पास गिरिपदीय पठार, कौन सा ज्वालामुखी पठार, यही तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। समझ आई, इनके उदाहरण पूछता है पेपर में, तो ये बताना चाहिए अंतर्जात शक्तियों के आधार पर बने हुए, ठीक है। ऊपर तो सारा डाटा पर होना चाहिए, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पूछ सके, इसलिए डायग्राम को दिमाग में अच्छी तरह छपा होना चाहिए, ठीक। अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ तक, और यहाँ से तो पूछ सका यहाँ तक, तो यहाँ तक कहीं से भी सवाल पूछ सके, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, चाहे अंतर्जात हो चाहे बहिर्जात हो, बना कैसे, पठार कैसे बना हुआ, इस पर बात करेंगे। अंतः पर्वतीय पठार कौन सा हो, महाद्वीपीय पठार कौन सा हो, गिरिपदीय पठार कौन सा हो, इसे पर्वतपदीय पठार भी कह सकते हम, गिरिपदीय पठार को, ज्वालामुखी पठार कौन सा हो, इन पे एक एक चीज पे बात करेंगे कैसे बना, और उसके बाद इसके उदाहरण कौन कौन से, सबसे महत्वपूर्ण चीजें में उदाहरण। ज्यादातर ये पूछे ये पठार कहाँ से मौजूद है, ठीक, ज्यादातर। कुछ मैं एक्स्ट्रा भी लिखवाऊंगा आज, समझिए बात, लास्ट में जाकर। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे नोट्स है ना, उन नोट्स के हिसाब से चलेंगे, और एक ही नोट्स को, बुद्धिमत्ता यही हो, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना चाहिए। समझ आई बात यार, गलती होने के चांस कम रहेंगे। अगर एक ही चीज का रिवीजन बार बार होगा ना, ठीक, तो गलती होने के चांस हमेशा कम रहेंगे। इसलिए एक ही चीज को मल्टीपल रिवाइज करना चाहिए, यही हो एक कंपटीशन एग्जाम निकालने की यही कला हो। बात बताओ समझ में नहीं है। अंतर्जात बल के आधार पर जो पठारों कितने भागों में बांट लेंगे, 3 4।
एक तो अंतः पर्वतीय पठार, और दूसरा कौन सा, महाद्वीपीय पठार, और तीसरा गिरिपदीय पठार, चौथा ज्वालामुखी पठार। बता दो चारों के नाम किसके आधार पर? पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल काम करते हैं। अंतर्जात पता लग चुका, जो पृथ्वी के अंदर बल काम करते हैं। बहिर्जात बल कौन से हो, जो बाहर से काम करते हैं। अब बताओ बहिर्जात शक्ति के आधार पर जो पठार कितने प्रकार के हैं? एक तो हमारे पास होगा हिमानीकृत पठार, हिमानीकृत पठार, हिमानीकृत पठार। उसके बाद बताओ भाई, कुछ ऐसे पठार होंगे जो जल के द्वारा बनाए जाएंगे, जल द्वारा निर्मित पठार। और बताओ भैया, अच्छा कुछ पठार ऐसे होंगे जो वायु के द्वारा बनाए जाएंगे, वायु द्वारा। और बताओ, तीन ही क्या? तीन लिखवाए थे, चलो ठीक। अब आकृति के आधार पर, किसके आधार पर? ये भी देख लो जरा, आकृति के आधार पर पठार कितने प्रकार के, कितने प्रकार के हो? चारों के नाम बताओ फटाफट। नंबर फर्स्ट, गुंबदाकार पठार। गुंबदा, गुंबदाकार पठार, ये जरूर पूछा। छोटा नागपुर का पठार देखा तुमने? भारत का नक्शा देखोगे, छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार, तिब्बत का पठार गुंबदाकार पठार, उनके उदाहरण पूछे जा। ये आकृति के आधार पर, बेसिस ऑन द शेप, क्या है, जो प्लेट्स हमारी उनके टाइप हैं, प्रकार उनके। दूसरे नंबर बताओ क्या था? सीढ़ी नुमा, सांप सीढ़ी नहीं, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा पठार। और बताओ तीसरे नंबर का क्या था? कौन सा? अच्छा, विच्छेदित पठार। और बताओ, पुनर्निर्मित, पुनर्युग्मित होगा या पुनर्भुवित? पुनर्भुवित पठार, सही है ना। अब बताओ जलवायु के आधार पर पठार कितने प्रकार के होंगे? सब बात करने वाले, घबराओ ना भी पहले। है कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्भुवित, पुनर्युगित आगे बता देंगे, कोई बात नहीं। सूक्ष्म पठार, एक हमारे पास सूक्ष्म पठार, सूक्ष्म पठार। दूसरा बताओ कौन सा? आदर पठार। एक और है ना, कौन था? हिम, बर्फ पड़ रही है यहाँ, कोई प्रॉब्लम? आओ समझ लेते हैं बड़े प्यार के साथ। पहली बात तो ये बताओ मुझे, पठार किसे कहते हैं? पठार बता दोगे? हाँ जी, पठार वो हो, ठीक, वह स्थलखंड जो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होगा, उसे हम पठार कहते हैं। इसकी सामान्यतः ऊंचाई 500 मीटर से कम होती है, ठीक है। उसके बाद यह ना चट्टानों से मिलकर बनता, चट्टानों से निर्मित होगा, सेल से निर्मित होगा, रॉक से मिलकर बनता होगा, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट की चट्टानें आदि 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 वगैरह वगैरह। उसके बाद जब किसी चीज़ों की कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसका क्या कर लेते हैं? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं उसका, उसे बांट लेते हैं। बना कैसे यार हो, उसके आधार पर बांटते हैं कि बना कैसे, कि उस चीज़ का निर्माण कैसे हो रहा। निर्माण कैसे हो रहा? तो क्या तो वो अंतर्जात बल के कारण बना होगा? कैसे होगा? बाहर तो कोई बल काम कर रहा होगा तब। ये क्या मतलब? थोड़ा टेक्निकल हो रहा, थोड़ा सरल करके बताओ। अंतर्जात बल का मतलब अंदर कुछ बल काम कर रहे हैं, अंदर प्लेट टकरा कर बाहर पर्वत आ गया, अंदर प्लेट टकरा कर बाहर ज्वालामुखी तो पठार बन गया। अंदर प्लेट टकराए ना, अंदर प्लेट टकराने तो क्या होगा? मैंने कहा ना, अंदर प्लेट टकरा कर ऐसा होगा, अलग अलग शेप में आकृति बाहर निकल कर चली आई। अंतर्जात बलों के कारण, पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल के कारण, समझने की बात है, एंडोजेनिक फोर्स काम कर रहा है पृथ्वी के अंदर, एक अंतर्जात बल काम करे पृथ्वी के अंदर, उनसे बाहर जो आकृति निर्मित हो रही, जो पठार बनने बाहर आकर, उस पठार को उस पठार को निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये वाले पठार कहलाते हैं। वे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बने पठार कहलाते हैं, ठीक। दूसरा, बहिर्जात कुछ ऐसे हो, जैसा कोई ग्लेशियर होगा, पहले वहाँ ग्लेशियर था, अब ग्लेशियर हट गया और जो स्थान था ना वो पूरी तरह समतल हो चुका है, वहाँ पठार बन जाएगा, हिमानीकृत पठार बोल लेंगे। जल द्वारा निर्मित पठार हो, जल हो, जल के द्वारा मिट्टी लाई जा, ऊपर ला के छोड़ दी जा, वहाँ प्लेन इलाका बन जाएगा, तब पठार बन जा, ऐसा करके। उसके बाद वायु द्वारा, रेगिस्तान में जाओगे ना, रेगिस्तान के अंदर जो वायु चलती है, पवन चलती है, वह ना रेत को ऐसा करके यूं करके उड़ा के लेके चले जाती है और पूरा पूरा वहाँ पठार का निर्माण कर देती है, ठीक, ऐसा करके। तो वही बहिर्जात बल, अभी समझेंगे सब चीज़ें, उदाहरण भी समझेंगे इनके, ठीक। पढ़ने का सही तरीका यही हो, पता क्या तरीका हो, सिस्टमेटिकल तरीके से एक ही नोट्स को बार बार पढ़ो और अंदर थोड़ा डेप्थ में जाकर अपने नोट्स को ही सुधार ले, ठीक। उसके बाद आकृति के आधार पर गुंबदाकार, आकृति उनकी गुंबदाकार होगी। तुम सोचो सर गुंबद क्या हो, तो गुंबद नहीं जानते तुम क्या हो, मस्जिद देखी कोई, उसके ऊपर देखा हो क्या हो,
गुंबदी हो नहीं होता, वही इसके टाइप के पठार कौन से होंगे? एक सीढ़ी नुमा पठार हो, ऐसे ही पठार हो, सीढ़ी नुमा पठार, सीढ़ी बनी हुई होगी इसमें, लेकिन होगा पठार, लेकिन सीढ़ी बनी हुई होगी। सच में प्राकृतिक तौर पर बना है, किसी मिस्त्री ने बनाया पर सीढ़ी में। उसके बाद विच्छेदित पठार कौन सा हो? विच्छेदित पठार, चंबल का घाटी देखी तुमने? चंबल की घाटी नहीं देखिएगा, वहाँ का जो पठार है ना पूरा का पूरा वो एक पठार बन चुका, वो विच्छेदित पठार। नदियाँ आगे रास्ता बनागी, काट कर चली जाएगी, छोटी छोटी गली बनी हुई होंगी वहाँ से। सही बात है, डाकू वहाँ आराम से छुप सकते होंगे, विच्छेदित पठार हो, ये भी समझेंगे। पुनर्भूमित पठार क्या होता हो? जो दोबारा बनाओ, पुनर्नाम ही लिखा हुआ ना, पुनर्, जो दोबारा बनाओ, पहले था नहीं अब दोबारा फिर बन गया, यहाँ से दोबारा बना, पहले था अब दोबारा फिर बन गया, बीच में खत्म हो गया था। अब दूसरा कौन सा है? अब बेसिस ऑन द क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर कुछ ऐसे पठार हो जो शुष्क पठार हो। शुष्क पठार का मतलब पता क्या हो? वहाँ वर्षा ही नहीं होती। कुछ ऐसे पठार हो जहाँ नमी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ वायु यहाँ वर्षा होती रहती है। कुछ ऐसे पठार हो जहाँ बर्फ पड़ती है, ठीक, ऐसे करके। और लेकिन हम ना कौन सा पठार कहाँ मौजूद है, ये हमारे ज़्यादा काम का प्रिलिम्स में, छोटे छोटे पेपरों में, वनडे पेपरों में, ग्रुप सी वाले पेपरों में, डी वाले पेपरों में, यही काम का वहाँ से इतना सवाल पूछो। ग्रुप सी डी वाले में क्या पूछो? नु पूछो इनमें मतलब कौन सा अंतर है पर्वतीय पठार। सही बात है, बड़े पेपर में थोड़े ऊपर के लेवल पर भाग जा, इसलिए सारे लेवल का पढ़ लो, क्या दिक्कत हो रही, बात समझ में आई? अब चले, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए बताओ, क्या पढ़ना चाहिए हम? अंतर्जात बलों के आधार पर अंतः पर्वतीय पठार पढ़ना चाहिए। फिर क्या पढ़ना चाहिए हमें बताओ? फिर क्या पढ़ना चाहिए? इनके उदाहरण नहीं पढ़ने चाहिए, बिना उदाहरण के तो कोई काम ही नहीं होने का बिल्कुल। अब मैं यहाँ करके एक करके समझाने जा रहा हूँ, तुम अपना नोट्स खोल लो जल्दी, फटाफट अपना नोट्स खोल लो। नोट्स के बिना तो कुछ भी नहीं है। नोट्स के अंदर हम पहले नंबर पर हम समझने वाले भैया, ये देखो ये हमारे पास अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार है ना। नोट खोलो जल्दी फटाफट। अंतः पर्वतीय जो कौन सा हो? देखो यहाँ ये दो पर्वतमाला है हमारे पास, देखो बीच में एक पठार दिखाई दे रहा है। अंतः पर्वतीय पठार क्या हो? अंतः पर्वतीय पठार उसे कहते हैं जब आसपास दो पर्वतमालाएं हो। सुन लो ध्यान लगा कर, देखो पर्वतमालाएं कैसे बनती है? संपीड़न बल लग रहा था, ऐसा करके संपीड़न बल लग रहा था, कंप्रेशनल फोर्स पिछली क्लास में बताया था। तो जब संपीड़न बल लग रहा था, इस भाग में तो वलन पड़ गया, इस भाग में वलन पड़ गया, बीच में कोई भाग प्लेन नहीं आएगा। ऐसा भी तो हो सका बीच में, मान लो मैं एक पेज लूँ अखबार का पेज, ऐसा करके फोर्स लगाऊँ उसमें, तो सारा थोड़ा ही मुड़ जाएगा, पूरा का पूरा सारे में थोड़ा, बीच में कोई भाग तो समतल रहेगा ही। और वहाँ जो मैदान बन चुका, वहाँ जो पठार बन चुका होगा, ऐसे पठार को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे पठार होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। हमारी दुनिया इतनी बड़ी, कोई पठार हो गई भाई, तुम्हारे पेपर में काम किया मैं उदाहरण नु पूछे नहीं, मतलब कौन सा अंतः पर्वतीय पठार उदाहरण लिख रखे ना मैंने। तिब्बत का पठार का नाम सुना तुमने? तिब्बत का जो पठार देखो नोट्स के अंदर साफ साफ अच्छी तरह दिखा रखा है। तिब्बत का जो पठार है ना, तुम देखोगे तो तिब्बत के पठार देखो, यहाँ ये भारत है ना, इसके ऊपर देखो, यहाँ भारत है, भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर सबसे ऊपर देखोगे, यहाँ एक कुनलुन पर्वत श्रेणी है, यह जा रही कुनलुन पर्वत श्रेणी, क्या नाम था? कुनलुन। और नीचे क्या जा रही? हिमालय पर्वत श्रेणी। बीच में पठार नहीं बन चुका है, बन चुका नहीं पठार, हो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में नहीं है। तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के जो बीच में पठार बनते हैं उन्हें कौन से पठार बोलते हैं? अंतः पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय, सही नाम अंतर पर्वतीय पठार। ये बात बताओ समझ में आई नहीं? एक बार और बताता हूं तुमको, कोलंबिया का पठार भी ऐसा ही है। किसका? कोलंबिया का पठार। एक और हमारे पास अनातोलिया का पठार। मैं चाहता हूं ना, मेरी पर्सनली इच्छा, तुम इन सारे पठारों को जाकर मैप में जाकर दर्शाओ, बहुत जरूरी हो। सही बात है, नहीं तो नुकसान खड़ा हो जाने वाला तुम्हारे लिए, ठीक। उसके बाद अनातोलिया का पठार कहाँ पड़ा? तुर्की में। ये भी पूछूंगा तुमसे, अनातोलिया का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? हो लिया तुम्हारा काम, सत्यानाश हो लिया तुम्हारा। बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका के अंदर। मैक्सिको का पठार, ये सारे कौन से पठार है? ये सारे कौन से पठार है? तिब्बत का पठार कौन सा पठार है? अच्छा एक बात और सुन ले मेरी बात में, जो बात बोलने वाला हूं, एक ही पठार दो कैटेगरी में भी आ सके, एक ही पठार दो कैटेगरी में भी आ सके। हो सकता है एक पठार अंतः पर्वतीय पठार हो सकता है वो हिमानीग्रस्त पठार भी हो सकता है वो गुंबदाकार पठार भी हो सके,
हो सकता हो सूक्ष्म पठार भी हो सके। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं थोड़ी सी गहरी बात है, समझ लेना, समझे नहीं क्या? एक पठार जरूर बन गया हो तो उसका आकार भी तो मायने रख, हो सकता है उसका आकार गुंबदाकार ही निकल गया। तो एक हो, हम ऐसे कह सके जो तिब्बत का पठार वो अंतः पर्वतीय पठार के साथ साथ गुंबदाकार पठार भी है। समझे नहीं क्या भाई? इसका आकार तो कुछ ना कुछ होगा ही। जब इसका आकार होगा, अगर इस टाइप का पठार हो, इस टाइप का पठार, मैं उदाहरण दे रहा हूं तुम, इस टाइप का, तो गुंबदाकार नहीं होगा। तो इसका मतलब है गुंबदाकार के साथ साथ अंतः पर्वतीय पठार भी है। ठीक, ये लेवल है यूपीएससी के पेपर का। समझे नहीं क्या? सिर पर या सिर पर गया, चलो कोई बात नहीं। छोटे छोटे पेपर में तो उदाहरण पूछो। तो तिब्बत का पठार होगा, तिब्बत का पठार हुआ, तो तिब्बत का पठार जो हुआ वो हमारा अंतः पर्वतीय पठार है, नहीं है? नोट्स पर सब लिखा रखा है। कोलंबिया का पठार कौन सा पठार? अंतः पर्वतीय पठार। अनातोलिया का पठार कहां पड़ा? तुर्की में। बोलीविया का पठार कहां पड़ा? बोलीविया कहां पड़ा? दक्षिण अमेरिका के अंदर। मैक्सिको का पठार कहां पड़ा? उत्तरी अमेरिका के अंदर। पता लग चुका? अभी बताओ हमारे पास ये अंतः पर्वतीय पठार समझ में आगे नहीं आगे? इनके उदाहरण समझ में आगे नहीं आगे? ठीक, और कैसे पता लगेगा मुझे पठारों के बारे में? पठारों के जाके यूट्यूब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो। सही बात है, जो नोट्स जो का तू रखा रहने दो, और जो भी दो चार नए दिखाई दे ना, ठाक एक ऐड ऑन कर लो कि जो ज्यादा बार पूछ रखा है पेपर में, कम से कम 2-3 क्लास लगाओ जाकर। चिंता समझना की बात है, क्या कहने की कोशिश कर जा रही है बस। दूसरे नंबर बताओ, ये हमारा क्लियर हुआ। अब आ जाओ दूसरे नंबर पर, महाद्वीपीय पठार कौन से हो? अब जब कौन से पठार की बात चल रही, महाद्वीपीय पठार। इसे महाद्वीपीय पठार को हम स्वतंत्र पठार भी कहते हैं, इसे मिटा देता हूं। महाद्वीपीय पठार को हम स्वतंत्र पठार भी कहते हैं। कौन सा पठार है आप दूसरे नंबर पर? महाद्वीपीय पठार। दूसरे नंबर का देखो, यहाँ दूसरे नंबर का महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जिसे बोलते हैं। ये क्या बोला हो बताओ? महाद्वीपीय पठार क्या हो? इसका दूसरा नाम बताओ क्या है? स्वतंत्र पठार। इसे शिल्ड पठार भी कहते हैं, शिल्ड भी कहते हैं। शिल्ड है ना इसका नाम? बताओ क्या हो? चलिए बताए। पहले बताऊं, भारत का नक्शा देखा है? ये रहा, देख लो, ये पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा तुम्हें। इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। एक तरफ तो हमारे पास महाद्वीप, हाँ सर महाद्वीप तो है, ये तो महाद्वीप होगा। उसके बाद ये तो क्या समुद्र नहीं है? क्या है? सागर नहीं है। जब एक तरफ तो महाद्वीप हो और एक तरफ समुद्र हो, एक तरफ तो महाद्वीप एक समुद्र हो, और ये काफी बड़े हो, ये जो पठार हो ना इस तरह, एक तरफ तो समुद्र हो और एक तरफ क्या हो? पठार। चित्र बना रखा है मैंने, देखो ऐसा करके समझ लो। ठीक, यहां देखो, यहां क्या है? सागर। यहां क्या है? सागर। उसके बाद यहां से थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं मैं, ये लंबे बहुत दूर तक फैले हुए ना, इन्हें बोलते हैं पठार। कौन से पठार है? महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, जैसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार दिखा दे रहा ना तुम, ठीक है? तो ऐसा पठार जिसके एक ओर सागर हो और दूसरी ओर क्या हो? महाद्वीप हो, ऐसे पठार को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, इन्हें शिल्ड के नाम से भी जानते हैं। शिल्ड, ये पूछा गया पेपर में, शिल्ड किसे कहते हैं? इसलिए मैं इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूँ, इंपोर्टेंट लाइन। इसे शिल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? ठीक, तो लिखा हुआ ना, देखो पढ़ो। शिल्ड मैदानों या समुद्रों से घिरे होते हैं। वास्तव में शिल्ड का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के बने भूभाग से होता है। उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारा खेल इसका उदाहरण का इसका। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर देखो उदाहरण में क्या लिखवा रखा बताओ? लिखवा रखा है लोरेंसिया का पठार। लोरेंसिया, मैं चाहता हूं इसे वर्ल्ड के मैप में जाकर देखो तुम, लोरेंसिया कहां सी, नहीं तो रट्टा मारते रह जाओगे। लोरेंसिया का पठार। उसके बाद बताओ ये कहां पड़ेगा? अमेरिका में पड़ा। एक ग्रीनलैंड का पठार। ग्रीनलैंड, ग्रीन देखा नहीं? ग्रीनलैंड कैसा? वर्ल्ड के मैप में देखो, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे वर्ल्ड के मैप, बहुत जरूरी हो। लोरेंसिया का पठार होगा, और कौन सा? ग्रीनलैंड का पठार होगा। और बताओ एक आधा नंबर और बताओ इसका। और सबसे पहले तो ये भी अपने याद रख लो अपने वाला, भारत प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार देख लो, याद हो गया क्या? अभी पिछले वाला पूछ लूंगा, देख लो कुछ पिछले वाला पूछ लूंगा। अंतः पर्वतीय पठार है। अंतः पर्वतीय पठार क्या हो? जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, याद रहेगी बात?
और दो पर्वत श्रृंखलाएं कैसे बनी? अंतर्जात बलों के कारण बनी, बहिर्जात बलों के कारण बनी? याद रहेगी बात है। तो बीच में खाली स्थान रहेगा होगा, उस पठार को हम कौन सा पठार बोल लेंगे? अंतःपर्वतीय पठार। और एक तरफ अगर महासागर होगा, दूसरी तरफ हरा मैदान होगा, एक तरफ महासागर होगा, दूसरी तरफ मैदान होगा, तो जो भाग ऊपर उठ चुका होगा उससे जो पठार निर्मित होगा उस पठार को कौन सा पठार बोलते हैं? महाद्वीपीय पठार। दूसरा नाम क्या है इसका? सिल्ड। इसके उदाहरण कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, आजकल सवाल का ट्रेंड ऐसा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार एक गुंबदाकार पठार है। अभी मैं यहाँ गया नहीं, चलो करते हुए चलो हिंदी पूछता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत का पठार एक अंतःपर्वतीय पठार है। गलत है और सही है? नहीं है, ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में नहीं है। आसपास दिख रही तुम्हें दो पर्वत श्रृंखला इसकी। तिब्बत का पठार एक अंतःपर्वतीय पठार है, हाँ उसमें दो पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है। सही बात है, उसमें दो पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है। ऊपर एक तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला, नीचे हिमालय पर्वत श्रृंखला, बीच में तिब्बत पड़ रहा है, वो हमारा अंतःपर्वतीय पठार है। ठीक, पर्वतों का लेवल समझो क्या है आजकल। ठीक, नेक्स्ट 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 कितने पठार पढ़ लिए हमने? 2। नेक्स्ट हमारे पास चलने वाला अब कौन सा पठार पढ़ने वाले हम? पर्वतपदीय पठार। इसे भी समझ लो, पर्वतपदीय पठार कौन सा हो? पढ़ो से जल्दी फटाफट, कौन कौन सा पठार है? अभी दोनों के उदाहरण पढ़ूंगा, पूछूंगा 2 दे पढ़ा दिया मैंने, दोनों के उदाहरण पूछूंगा। अभी यहां तक समझाने के बावजूद फिर पूरा सुनूंगा क्वेश्चन यहां से। बताओ तीसरा कौन सा? पर्वतपदीय पठार। इसे गिरिपदीय पठार भी कहते हैं, है ना? ये क्या? गिरिपदीय पठार भी कहते हैं इसे, गिरिपदीय पठार। और बताओ गिरिपदीय पठार ये क्या बोला हो, ये भी बताओ। एक ऐसा पठार, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये हमारे पास समुद्र, ये हमारे पास पर्वत होगा, हाँ जी पर्वत होगा, यहाँ हमारे पास पठार होगा, और यहाँ इस क्षेत्र में आकर ना हमारे पास यहाँ समुद्र होगा। यहाँ तो हमारे पास सागर होगा। अच्छा जी, यहाँ क्या होगा? यहाँ पठार होगा, और यहाँ क्या होगा? पर्वत होगा। ये तो पर्वत है, हाँ सब पर्वत है, उसके पैरों में पठार बना हुआ, पर्वत के पैरों में, पर्वतपदीय, पर्वत के पैरों में एक पठार बना हुआ, उसे पर्वतपदीय पठार या गिरिपदीय पठार कहते हैं। याद रहे ये बात है, बस आसान हो। सारा खेल पता किसका? एग्जाम्पल का। अब सवाल है इसका निर्माण कैसे हुआ? पर्वतपदीय जो पठार हो इसे गिरिपदीय पठार भी कहते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ? ठीक, दिखवाना देखो उसको, सब लिखा रखा है मैंने। इन पठारों का निर्माण अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया द्वारा होता है। कि किसके द्वारा हुआ इनका निर्माण? अपर्दन के, अपर्दन लिखा हुआ इसमें, अपर्दन काटोस मतलब निक्षेपण लिखो, सिर्फ काटोस मतलब अपर्दन, निक्षेपण की क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ। क्यों लिखवाया मैंने बताया था ऐसा? क्योंकि यहां अंतर्जात बल काम कर रहे हैं, बहिर्जात बल काम नहीं कर रहा है। सही बात है, कौन सा बल काम कर रहा है यहां से? अंतर्जात बल। ठीक, तो यहाँ निक्षेपण की क्रिया द्वारा, निक्षेपण का जो मलबा हो ना वो ऊपर उठ जा, जो मल, सुन लो ध्यान लगाकर, देखो ध्यान से, इसका निर्माण कैसे हुआ? पर्वतपदीय पठार कौन सा? इसका उदाहरण देखते हैं। भी हमारे पास ऊपर अंगारा लैंड था, शुरू में मैंने क्लास में पढ़ा था, सूर्य जो क्लास चली थी, ऊपर अंगारा लैंड था हमारे पास, नीचे हमारे पास गोंडवाना लैंड था, बीच में 33 सागर था। दोनों ने ऐसा करके बल लगाया, मलबा ऊपर उठ गया, उठ गया नहीं उठ गया? मलबा ऊपर उठ गया नहीं उठ गया? आसपास कहीं समुद्र तो नहीं है समुद्र है नहीं क्या? समुद्र क्यों नहीं है? समुद्र बंगाली खाड़ी नहीं आया, ये क्या है? क्यों नहीं है समुद्र? उदाहरण हो सकता नहीं हो सकता? एक हल्का सा उदाहरण दिया, झलक दी, तो मलबा ऊपर उठ गया, निक्षेप ऊपर उठ गया, निक्षेपण की क्रिया द्वारा इसका निर्माण। ठीक, उदाहरण बताओ क्या इसके? अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार, अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार। दक्षिण अमेरिका देखा तुमने? दक्षिण अमेरिका यहाँ देखो, ये अर्जेंटीना पड़ रहा है यहाँ से, ये जो पठार है ना इस तरह कर, इसे बोलते पेंटागोनिया का पठार। कई बार पेपर में पूछ लिया, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का पठार, इसे कैसे याद रखोगे? कहां से? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया कहां से? अर्जेंटीना। याद रहे ये बात है। कैसे याद रखोगे? पेंट, पेंट क्या हो? अर्जेंट हो,
बिना पैंट के थोड़े काम चल जाएगा? बताओ, और क्या नंगे घूमोगे? तो पैंट से क्या याद रखा? पैंट क्या हो? अर्जेंट। तो बस अर्जेंटीना। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पड़ा? अर्जेंटीना। हाँ, यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक दिखाओ यार, उन्होंने कुछ काम तो है नहीं। चलो मैंने कहा तुम्हारा कुछ तो डाटा काम का हो। भारत के अंदर एक पठार पड़ा, मालवा का पठार। कौन सा पठार? इसे भी ट्रिक याद कर रहा हूं, चप्पल न मारो तुम। भारत की भी ट्रिक याद कर रहा हूं। मालवा का पठार भी किसका उदाहरण है? पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है मालवा का पठार। ठीक, पढ़ लो। सर जी 3 पढ़ा दिया। तीनों सुनूंगा भी, तीनों सुनूंगा अभी तुरंत। कैमरा बंद करूंगा और तीनों सुनूंगा, तुम डंडे से पिटाई करूंगा अच्छी तरह। हटा दो इसे, और तीनों को उदाहरण भी सुनूंगा। फटाफट देखते रहो, तुम सोच में होगा। सारी नींद उतारूंगा जितनी चढ़ रही तुम्हें। फिर यहां अभी भी हर हर महादेव बोल बम। नेक्स्ट, उसके बाद बताओ 3 हो गए 4 हो गए। चौथे नंबर का ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार। अच्छा, एक बात याद हो तुम्हें, जब हम ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे तो ज्वालामुखी पढ़ाते वक्त हमने ये पढ़ाया था, लावा हो एक, लावा 2 प्रकार का हो। ए छोकरिया इधर, लावा 2 प्रकार का हो। एक तो अम्लीय लावा हो, एक क्षारीय लावा हो। जो अम्लीय लावा हो ना, वो गाढ़ा हो, सही बात है, चिपचिपा हो, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, तापमान भी कम होता, फैलता नहीं। एक हो क्षारीय लावा, तापमान भी ज्यादा होगा, पतला भी होगा, ठीक, सिलिका की मात्रा कम होगी और फैल भी जाएगा। जैसे 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 सर ये लिखना लावा देखो, ये ज्वालामुखी नली ऐसा करके फैल जाएगा, क्योंकि लावा इस टाइम क्षारीय है। तेरे नाम ला 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 ला। कौन फैल गए हो? मांग फैल गई, लावा फैल गया। ये कौन सा लावा जो फैलता चला जा रहा? क्षारीय लावा फैलेगा, क्षारीय लावा। हाँ जी, क्षारीय लावा फैल तो चुका। जब फैल चुका ना, तो इससे निर्मित जो पठार होगा, इससे बनने वाला जो पठार होगा, वो ज्वालामुखी पठार होगा। उदाहरण क्यों नहीं दे रहे? ये सारा रोड़ा किसका? पतली कमर का नहीं, उदाहरण का। जैसे ब्राजील का पठार, ब्राजील का एक और उदाहरण है ना, आइसलैंड का पठार। मैं चाहता हूं तुम वर्ल्ड के मैप में देखो जाकर, आइसलैंड का पठार, ठीक। ये किसके उदाहरण है? ज्वालामुखी के। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब बताओ अपने को, तुम इसके बारे में बता सकते हो नहीं बता सकते? कितने बताए मैंने तुमको? 4। चारों की एक बार समरी कर देता हूं। पहला, सबरी नहीं समरी, सुधर जाओ, तुम ही सीख लो। अंत, सुन लो, अंत पर्वत पठार क्या हो? ऐसे पठार जो 2 पर्वतमालाओं के बीच स्थित हो, 2 पर्वतमालाओं के बीच में स्थित होंगे। कंप्रेशनल फोर्स काम करता होगा, संपीड़न बल, पर्वत श्रृंखला में ऊपर उठ जाती होगी, बीच का भाग खाली रह जाता होगा, पठार बनता होगा, वही पठार अंत पर्वत पठार। उदाहरण खेल, ये सारा रोड़ा उदाहरण का। किसका? किसका? कोलंबिया का पठार। दूसरा, अनातोलिया का पठार, तुर्की में, अनातोलिया, सही बात है। ऐसे याद रखो, तुर्की में सारे तोलिया बांध कर रखो। तुर्की में सारे तोलिया नहीं बांध कर रखते क्या? मैं ऊपर ही बांध कर रखा है पगड़ी सी। तुर्की में सारे तोलिया बांध कर रखा। तो अनातोलिया का पठार कहां से? तुर्की में। तो कितने हो गए? 3। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार नहीं, वो भी बोलीविया का पठार। बोलीविया कहां पड़ा? दक्षिण अमेरिका के अंदर। मैप जाकर देखो, जरूरी हो, बेसिक चीजें हैं। उसके बाद महाद्वीपीय पठार, एक तरफ तो महासागर होगा, एक तरफ महाद्वीप होगा, एक तरफ महासागर होगा, एक तरफ महाद्वीप होगा। उससे जो पठार निर्मित होगा, इसे शील्ड के नाम से भी जानते हैं सर। किसके नाम से? याद रहा ये बात है, इन्हीं काफी बड़े बड़े हो। प्रायद्वीपीय भारत का पठार इसी का उदाहरण है, याद रहा ये बात है। और भी बताओ जो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण, ग्रीनलैंड का पठार, ग्रीनलैंड का पठार जो महाद्वीपीय पठार एक प्रकार का। और बताओ किसका? साइबेरिया का पठार,
चलो और बताओ, लोरेंचा का पठार। ठीक। अब गिरिपदीय पठार क्या हो? यो पर्वत के पैरों में बना पठार, ऐसे पर्वत के पैरों में बना पठार गिरिपदीय पठार या पर्वतपदीय पठार कहलाता। उदाहरण क्या है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का पठार। अर्जेंटीना के अंदर पेंटागोनिया का पठार। पेंट क्या है? जरूरी है। अर्जेंट, बिना पेंट के काम थोड़ा चल जाएगा, कई बच्चे थोड़े 2 साल के, याद रहिए बात है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पठार। अब ज्वालामुखी पठार क्या हो? ज्वालामुखी पठार वे पठार हो कौन जो किसी भी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा अगर क्षारीय होगा उससे जो पठार निर्मित होगा, ठीक, क्योंकि ज्वालामुखी पठार हमेशा क्षारीय लावा से निर्मित होगा। अगर ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा तो पर्वत बन जाएगा। अगर अम्लीय लावा होगा ना तो उससे पर्वत का निर्माण होगा। तो अगर क्षारीय लावा होगा ना वो फैल जाएगा, तापमान ज्यादा होगा, सिलिए की मात्रा कम होगी, फैलने के बहने का गुण होगा उसमें, ऐसे फैलकर ठोस हो जाएगा, एक पठार बनता होगा। ऐसे पठार को हम ज्वालामुखी पठार कहते हैं। ब्राजील का पठार ऐसे बना हुआ, आइसलैंड का पठार ऐसे बना हुआ। दुनिया में बहुत सारे उदाहरण है जो इसी का उदाहरण है, ठीक। पेपर में पूछेगा, अगर एक काम करेंगे सारे पठार लास्ट में भी लिखवा रहा हूँ जो जो पेपर में पूछा वनडे एग्जाम में, समझ गए? कोई दिक्कत? वो सारा खेल भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक खत्म हुआ पूरा पूरा। अभी तुमसे सुनने जा रहा हूँ, बंद करे जल्दी फटाफट, 2 मिनट उदाहरण याद करने की, जल्दी फटाफट। देखो ये रहा हमारे पास पर्वत है एक प्रकार का। अब हम समझने वाले बहिर्जात बल के आधार पर जो पठार बनते हैं। बहिर्जात बल कौन से हो? अपर्दन और अपक्षय की क्रिया प्रारंभ होगी, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया प्रारंभ होने के बाद हिमानीकृत पठार बनते होंगे। और समझते हैं ध्यान से, ठीक। पहले नंबर पर हम समझते हैं बहिर्जात बल कैसे काम करते हैं। यहाँ अब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई उसकी ग्लेशियर की, मतलब बर्फ का पहाड़ है एक प्रकार का है इसके ऊपर बर्फ, जो ग्लेशियर। अब यहाँ से ना ऐसा करके यहाँ से नदी निकलेगी। क्या निकलेगी? नदी, पता लग गया ना? उन्हें बोलते हैं हिमानिया। लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, ऊपर तो बर्फ ही टूट जा, और टूटने के बावजूद पता क्या होगा? यहाँ रास्ते में एक पर्वत आएगा, यहाँ से पर्वत आएगा और यहाँ बहुत तेजी के साथ बर्फ टूटती है और सिर्फ धड़ से उड़ा कर लेगी। उड़ा कर लेगी। ये तो पठार सा बन गया, ये तो पठार सा बन गया, बनने का पठार था। ऐसे पठारों को बोलते हैं हिमानीकृत पठार। इनमें तो नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ ना, हिमानियों से बनने वाले पठार हिमानीकृत पठार है नहीं। लेकिन ये सारा रोड़ा इसका नहीं है, उदाहरण का, ठीक। कौन सा किसका उदाहरण? ये सारा रोड़ा किसका? पता लग चुके ना कैसे बनेंगे? देखो ऐसा, हिमानियों के द्वारा पहाड़ को काटकर, पहाड़ नहीं रास्ते में काटकर जो पठार तैयार किए जाते हैं उन पठार को हिमानीकृत पठार कहते हैं। आसान और सही और सस्ती सरल परिभाषा जो मैंने भी बनाई, याद रहेगी बात? ऐसे लिखा था मैंने पहले भी। हाँ, घिसकर बात भाई है ना, घिसकर पिटकर वही चीजें लिखवा रखी। अपर्दन और अपक्षय की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी इसमें। अपर्दन अपक्षय की क्रिया। अच्छा, अपर्दन क्या हो और अपक्षय क्या हो? अपर्दन का मतलब हो कटना, टूटना, और अपक्षय क्या मतलब हो? धीरे धीरे उस चीज के अंदर ना धीरे धीरे वो चीज क्षतिग्रस्त होती रहेगी आराम आराम से। और अपर्दन को हम दूसरी भाषा में कटाव भी कह सकते हैं, कटाव। अपर्दन अपक्षय कहते हैं वेदरिंग इरोजन, याद रही बात है? चलो, हिमानीकृत पठार पता लग चुका। उदाहरण इसके एग्जांपल, हिमानीकृत पठार के उदाहरण ये वाला पढ़ रहे हैं हम। जा उदाहरण इसके तो मैंने नोट्स के अंदर लिखवाया अंटार्कटिका का पठार। किसका? वर्ल्ड का मैप देखना, खोलना, जाकर अंटार्कटिका के पठार पर क्लिक कर लेना। समझ नहीं बात है? मैं तुमसे सभी से सजेशन दूंगा, सबके मुझे अलग अलग डायग्राम चाहिए जितने भी इसमें लिखे हुए। आज का होमवर्क है, समझ नहीं बात है? पीडीएफ के अंदर शामिल हो जाना चाहिए सारा। आज का घर जाते हो होमवर्क हो सब। अगर हमने अंतः पर्वतीय पठार देखे तो इसके उदाहरण अलग दर्शाओ। अगर हमने मादी पे पठार देखे इसका उदाहरण अलग दर्शाओ। इसके देख के अलग, सबके मैं अलग उदाहरण चाहिए मुझे। ये तो साफ साफ सुन्मुख उदाहरण चाहिए मुझे। समझ नहीं बात है? पीडीएफ के लास्ट में इंक्लूड कर दे। हाँ, यही कहीं बना दे लड़का सा, आधा ही बना दे करो ना, वहीं से पूरा बनाना थोड़ा ये। उसी में महाद्वीप को बना दो जहाँ पठार। ठीक, बात समझ में आई है? और बताओ, एक ग्रीनलैंड का पठार। किसका पठार? मैप में देखना जरूरी हो, ग्रीनलैंड का पठार भी ऐसे बना हुआ एक। अच्छा, ग्रीनलैंड का जो पठार है, ध्यान से सुनना, अभी हमने ग्रीनलैंड का पठार पढ़ा था,
तो ग्रीनलैंड का पठार जो महाद्वीपीय पठार तो है ही, साथ साथ में हिमानीकृत पठार भी है। यही बात मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी तुम्हें कि एक ही पठार दो अलग अलग कैटेगरी में आ सकता हो सकता हो गुंबदाकार पठार भी हो सकता हो हिमानीकृत पठार भी हो सकता हो एक प्रकार का महाद्वीपीय पठार भी हो, तो तुम रोक नहीं सकते सर। समझ बात यार। तो यूपीएससी के लेवल के सवाल बता रहा हूँ मैं, यूपीएससी इतना हराम खोरा ऐसा बनागा सवाल। ग्रीनलैंड का पठार, महाद्वीपीय पठार, हिमानीकृत पठार तथा विच्छेदित पठार है, ऐसा करके बनाता था सवाल। तो उसमें तो दो है था, एक है ही नहीं इसमें तो, और ऐसा करके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा कॉमन सेंस चेक कर, ये यूपीएससी का लेवल हो पेपर। आजकल तो पीसीएस का लेवल भी यही हो रहा है। समझ गए क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ठीक, फिर तुम्हारा कन्फ्यूज तो नहीं होने का, सारा है ही तो हमारा चीज़ों को देखने का नजरिया अलग है, कोई भी चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम कितने डेप्थ में देख रहे जाएगा। और तुम्हारा जो नोट्स हो किस तरीके का नोट्स हो, सारा खेल इसका। तुम इससे कितना बड़ा पेपर लिख दो, कितना छोटा पेपर लिख दो, याद ही नहीं रहता ना। एक बच्चे की याद करने की खुद ही कैपेसिटी हो ना भाई। चलो नेक्स्ट, हिमानीकृत पठार पता लग चुका। भारत में गढ़वाल का पठार इसका उदाहरण है। किसका पठार? गढ़वाल का पठार हिमानीकृत पठार है। जो गढ़वाल का पठार दिखाई दे रहा तुम्हें, जहाँ ये गंगोत्री यमुनोत्री मौजूद है, गंगोत्री यमुनोत्री नीचे तुरगांव पूरे इलाके में ये पूरा पठारी इलाका दिखाई देगा तुम्हें। उस पठार को, गढ़वाल के पठार को हम हिमानीकृत पठार कहते हैं। समझ आई बात? यार ऊपर तो वही बर्फ टूटी और यहाँ तक पहाड़ को काट दिया, धड़ दे से उसने उड़ा दिया, घिस दिया, पिट दिया। उसके अंदर अपर दिनांक पच्चीस क्रिया प्रारंभ होगी। समतल सपाट मैदान बन चुका पूरा का पठार बन चुका पूरा का पूरा। ऊंचाई भी ठीक ठाक हो उसकी, सामान्य मैदान से तो ऊंचा ही हो, और जो मैदान से ऊंचा हो वो क्या हो? पठार हो। ऐसा करके तो गढ़वाल का पठार एक प्रकार का हिमानीकृत पठार है। ठीक, याद तो करना पड़ेगा। चीज़ें बार बार पढ़ने से भी याद हो जा, लेकिन मेरे हिसाब से मैप में देखने से ज़्यादा अच्छी याद होती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक और, कनाडा के अंदर क्यूबेक का पठार, क्यूबेक, यही पूछ रहे क्यूबेक का पठार कहाँ से? कनाडा के अंदर, ऐसा करके। और हिमानीकृत पठार, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम भैया? एक और देखो समझ आकर, एक और देखो, इस पर जाना है सब। इस पर गुलमर्ग सोनमर्ग छोड़ के नीचे जाओ। जल द्वारा निर्मित पठार लिखा हुआ, फिर लिखा वायु द्वारा निर्मित पठार लिखा हुआ। तो जल द्वारा निर्मित पठार देखो कौन कौन से जो जल से बने हुए। जैसे लिखा हुआ म्यांमार में शान का पठार। किसका पठार? तो म्यांमार का मैप बना के दर्शा देना। समझ बात है। उसके बाद मेघालय का पठार, मेघालय चेरापूंजी का पठार, याद रहेगी बात है। मैप बना के वहीं छोटा सा दर्शा देना। ये कहीं से बने हुए? जल से बने हुए। तो जल से निर्मित पठार क्या कौन थे? जल द्वारा निर्मित पठार हैं। ठीक हो, बहिर्जात शक्तियों के द्वारा आधार पर बने हुए। देखो बहिर्जात शक्तियां, बहिर्जात बल के आधार पर। एक वायु द्वारा निर्मित पठार, चीन में एक लोवेस का पठार पड़ा। ये पूछे लोवेस का पठार कहाँ से? चीन के अंदर पड़ा, वायु के द्वारा बनाया गया। वायु आती है, उड़ रेत को उड़ाती है, उठा कर ले जाती है। सही बात है। ऊंचे मैदान पर लाकर छोड़ दे, उच्च स्थान पर लाकर छोड़ देती है, वहाँ एक पठार बन जाते हैं। उस तो जो पठार निर्मित हुआ, चीन का लोहेस का पठार ऐसा ही है। पाकिस्तान के पोतवाड़ का पठार भी ऐसा ही है। पाकिस्तान का भी समझ क्या? हाँ, पाकिस्तान के अंदर पोतवाड़ का पठार पड़ता है, वो भी ऐसा ही मौजूद है। ठीक है, इन उदाहरण काम के, वनडे एग्जाम वालों के लिए सारे उदाहरण काम के हैं कि कौन सा एग्जाम कहाँ, मतलब पठार कहाँ से, सारा मैप में दर्शा लेना है अच्छे तरीके से। ठीक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? अब आकृति के आधार पर पठार, आकृति के आधार पर जाओ। एक को गुंबदाकार पठार, कौन से पठार हो? गुंबदाकार पठार कैसा हो? जिसका साइज जैसा होगा, इस टाइप का, गुंबद के जैसा होगा। गुंबद कैसे हो? जैसे मस्जिद तोड़ के लिखी, ऐसा करके। ऐसे पठार को कौन से पठार बोलते हैं? गुंबदाकार पठार बोलते हैं। इसके उदाहरण पूछे जाएंगे तुमसे। तिब्बत का पठार देखा? मैंने क्या कहा था? तिब्बत का पठार एक प्रकार का, ये तो है ही अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, वो एक प्रकार का गुंबदाकार पठार भी है। याद रखना बात यह, ऐसे करके उठा हुआ हो, ये गुंबदाकार पठार है। अभी हम ये पढ़ रहे आकृति के आधार पर पठार, गुंबदाकार पठार पता लग चुका। देखो परिभाषा में ये लिखा रखा है, स्थल खंड जब मध्य भाग का ऊंचा उठ जाता है तो गुंबद का निर्माण होता है, इसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। समझे? यही लिखवा रखा मैंने। उसके तिब्बत का पठार था यूएसए के अंदर है ओजार्क का पठार। किसका? ओजार्क। हाँ, ओजार्क का पठार यूएसए के अंदर पड़ता है। उसके अंदर भारत के अंदर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था तुम पढ़ाते वक्त, मैंने कहा छोटा नागपुर का पठार और तिब्बत का पठार गुंबदाकार पठार, भूलना मत बिल्कुल भी। छोटा नागपुर का पठार भारत के अंदर खनिजों के लिए भी जाना जाता। छोटा नागपुर का पठार भारत के अंदर बड़ी मात्रा में अगर कहीं खनिज पाए जाए ना, बड़ी मात्रा में छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत पाए जाए। छोटा नागपुर का पठार, भारत का नक्शा देखो जाएगा अच्छे तरीके से,
या इस इलाके में ये वाला पूरा छोटा नागपुर का पठार, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा हूँ वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके बताऊँ इसके छोटा नागपुर के पठार के बारे में। समझ में आया? पढ़ा रखा मैंने सारा। नेक्स्ट आगे चलो। एक विच्छेदित पठार, ऐसे पठार जो नदी नाले के द्वारा काट दिए गए, ऐसे पठार जो नदी नाले के द्वारा क्या कर दिए, काट दिए गए, विच्छेदित पठार क्या जाते हैं। हमारे यहाँ असम का जो पठार है ना, असम, ये पूरा का पूरा देखो इस तरह करके, यहाँ ऐसा करके ना, यहाँ ये पूरा यहाँ पठार, ये असम का पूरा पठार बन रखा है, पूरा पूरा ये असम का पठार, ये पूरा का पूरा विच्छेदित है। विच्छेदित का मतलब यहाँ नदी आई काट कर चली गई, यहाँ नदी आई यहाँ काट कर चली गई, यहाँ नदी आई काट कर चली गई, यहाँ से नदी आई काट कर चली गई, ऐसा पठार विच्छेदित पठार कहलाता। असम का पठार एक प्रकार का विच्छेदित पठार। समझ आई बात है? दुनिया में और भी उदाहरण हो सके विच्छेदित पठार के। समझ में आई बात? जो नदी नालियों के द्वारा काट दिया जाए वो विच्छेदित पठार हो। ये भी हो चुका, गुम्बदाकार पठार, विच्छेदित पठार भी हो चुका। एक और पठार आएगा, सीढ़ीनुमा पठार आएगा ना। हाँ, ऐसे पठार जिनके धरातल सीढ़ीनुमा दिखा देते हैं। धरातल देखिए उनका कभी भी ऐसे दिखा देगा, ऐसा करके आराम से तुम आराम से एक कदम यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे और आराम से घूमने जा सको। उदाहरण दिया उसका, विंध्याचल का पठार, मध्य प्रदेश में जाओगे ना, विंध्याचल का पठार ऐसा ही है बिल्कुल, सीढ़ीनुमा पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पठार। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो चुका। एक कौन सा? पुनर्युगित पठार। पुनर्भुवित नहीं है, पुनर्युगित कर लिया सर, सही वर्ड है पुनर्युगित। ठीक, यानी ये ऐसा पठार है किसी जमाने में ध्वस्त हो चुका था, लेकिन अब जब क्या हुआ, धीरे धीरे युग्मित हो रहा हो, दोबारा फिर बढ़ना हो, और जो दोबारा बनेगा ना, हेलो, पुनर्युग्मित पठार, पुनर्युगित, पुनर्युगित। ये पुनर्युगित पठार कौन सा हो पता? ऐसा पठार हो जो किसी जमाने में ध्वस्त हो चुका था, आज फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, दोबारा स्टार्ट हो रहा, उसे बोलते हैं पुनर्युगित पठार। याद रहेगी बात है? उदाहरण क्या है? रांची का पठार, जहां हम घूमने गए थे, रांची का पठार, यही हो। समझिए, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट, उसके पठार खत्म हो गया, आज का पठार होगा। उसके बाद जलवायु के आधार पर पठार, एक शुष्क पठार, एक आर्द्र पठार, एक हिम पठार। हमारे पास शुष्क पठार कौन से होंगे? ऐसे पठार होंगे जहाँ की जलवायु बहुत शुष्क होगी। शुष्क होने का क्या मतलब होगा? उसके अंदर नमी नहीं होने की। ऐसे नहीं बताओ, जहाँ नमी नहीं होने की, जहाँ नमी नहीं होने की, तो ये बताओ, जब वहाँ जहाँ नमी नहीं होने की वहाँ वर्षा हो जाएगी, हो जाएगी होने की। और जहाँ वर्षा ही नहीं होने की, तुम ये बताओ, पेड़ पौधे अपना, जो पेड़ पौधे हो अपना जीवन बचाने के लिए क्या कर देंगे? अपनी पत्तियों को गिरा देंगे, पतझड़ आ जाएगा। क्या जाएगा? अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। शुष्क पठार भी होगा, एक होगा आर्द्र पठार, एक होगा हिम पठार। हिम पठार जहाँ बर्फ पड़ती होगी, और समझते हैं इसके लिए उदाहरण जरूर याद रखना। अभी मैं कुछ नहीं सुनने का, वो उदाहरण सुनूंगा सबके। अभी जलवायु के आधार पर शुष्क पठार, शुष्क पठार देखो कौन सा शुष्क पठार? मरुस्थलीय एवं शुष्क प्रदेशों में पाए जाने वाले पठार को हम शुष्क पठार कहते हैं। नोट्स में मैंने सब लिखवा रखा है। उदाहरण क्या है इसका? पाकिस्तान का पोतवाड़ पठार। देख लो, पाकिस्तान का पोतवाड़ पठार पहले भी आ चुका, अभी पूछूंगा मैं, एक को कम्मा नहीं करके जो 3-3 जगह आ रहा है, ऐसे सवाल जरूर पूछे जा। पाकिस्तान का जो पोतवाड़ का पठार वो शुष्क पठार है। अब पीछे में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पाकिस्तान का पोतवाड़ का पठार शुष्क पठार तो है ही साथ साथ। क्या वो एक प्रकार का हिमानीकृत पठार है? वो हिमानीकृत नहीं, वायु द्वारा निर्मित पठार। पाकिस्तान का पोतवाड़ का पठार वायु द्वारा निर्मित पठार भी है, याद रखनी बात है। ठीक, उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का पेंटागोनिया का पठार। अर्जेंटीना के अंदर पेंटागोनिया का पठार, पेंट जरूरी, पेंट अर्जेंट, याद रखिए बात यह, पेंटागोनिया का पठार ये। उसके बाद भारत का पठार। किसका पठार? हाँ, भारत का पठार भी शुष्क पठार। एक आर्द्र पठार, आर्द्र का मतलब जहां नमी होगी, जहां वर्षा होती रहेगी। मेघालय में वर्षा ही नहीं होती, पूरी दुनिया में चेरापूंजी और मेघालय ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरी दुनिया में। ठीक, जाने वाले हम यहीं से भी 5 तारीख को। मैं 5 तारीख को मेघालय जा रहा हूँ, छुट्टी डालनी हो तो। हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं कुछ दिनों का। ब्रेक ले लूँ? झूठ? ठीक है, पता लग रहा है, झूठ नहीं बोलता मैं, याद रखना बात। होगा ना यहाँ तक? उसके बाद असम का पठार, एक हिम पठार। हिम पठार कौन से हो? ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले पठार। ध्रुवीय प्रदेश पृथ्वी देखी है, ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर ध्रुव,
नीचे भी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ध्रुव की तरफ जाने में तापमान कम होगा। ध्रुवीय प्रदेशों में जो पाए जाने वाले पठार, बर्फ ही बर्फ पड़ेगी, बर्फ ही बर्फ, प्लेन और बर्फ ही बर्फ पड़ रखी है पूरी की पूरी। बहुत अच्छा मौसम है, ग्रीनलैंड पर कभी जाना जिंदगी में पता लग जाएगा। वो पठार वहां से, ग्रीनलैंड का पठार एक प्रकार का कौन सा पठार है, कौन सा पठार हो, हिम पठार। अंटार्कटिका का पठार भी ऐसा ही है। पठारों की दुनिया अब खत्म हुई, लेकिन इसमें एक ही कमी है भी, क्या, सारे पठार को उनका मैप बनाकर लोकेशन दर्शाना। ठीक, ये बड़ी अच्छी कलाकारी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अब पता है कि महत्वपूर्ण चीज क्या है, पठार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जब जाकर समझ में आएगा तुम्हें कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है और तुमने नोट्स में ऐड ऑन करना है, पता लग गया ना। ऐसा डालना यूट्यूब पठा के जाकर, पठार के हार्ड ऑब्जेक्टिव सवाल, हार्ड कम से कम 2-3 वीडियो देख लो, किसी की भी देख लो, कहीं से भी। अगर तुमने 2-3 वीडियो के बाद तुम्हें पता लग जाएगा सारे वही बता रहे हैं, घूम फिर कर, कोई भी अलग नहीं बता रहा, समझ गए ना। ऐसा करके पठार भी पूरी तरह का जाएंगे सत्यानाश, कोनो प्रॉब्लम छो। अब क्या है, मैदान। अब क्या है, मैदान। तो उसके अंदर जो मैदान है ना, मैदान मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है, याद रहेगी बात है। लेकिन मैं एडवाइस दूंगा, ये सारे मैदान पढ़काने घर तो कल को तुम, समझ की बात है। मैदान इसे पीडीएफ में ऐड कर देना, ठीक, पूरा का पूरा। तुम मैदान नहीं पढ़ा रहे, लेकिन मैदान पेपर में आगा जरूर, मैदान आगा मेंस में, ठीक। ये क्लास बताया यार प्रीलिम्स की फैक्ट है यहाँ से, याद रहेगी बात है। कोई प्रॉब्लम, लॉक करें यहाँ तक, ये समाप्त हुआ। चलिए अब हम बता क्या करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम शायद महासागर समझ लेंगे या स्थलाकृत्य समझेंगे। स्थलाकृत्य, चलो ठीक, बंद करो से क्लास।